नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। मेरे साथ हैं प्रीति, सुमित और सुमेरा। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सर्बिया की खबर से। सर्बिया की संसद में जबरदस्त बवाल मचा है। विपक्षी सांसदों ने संसद में फेंके स्मोक बॉम्ब। सरकार की नीतियों के खिलाफ भड़क गए सांसद और फिर उन्होंने स्मोक बॉम्ब फेंके। ये देखिए, ये सर्बिया की संसद की तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में विपक्षी सांसदों ने सर्बिया की संसद में जमकर हंगामा किया। स्मोक बॉम्ब, कलर्ड स्मोक बॉम्ब आपको दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग रंग का धुआं आपको दिख रहा होगा। ये विपक्षी सांसद अपने साथ लेकर आए सर्बिया में छात्र आंदोलन पर हैं और उनके समर्थन में विपक्षी सांसद उतर आए हैं। और किस तरह से उन्होंने सर्बिया की संसद में धुआं कर दिया, आप इन तस्वीरों में देखिए। तो सर्बिया संसद में बवाल की तस्वीरें। स्मोक बम से पूरे संसद में धुआं भर गया। पूरे संसद में जबरदस्त बवाल हुआ। सत्ता और विपक्षी सांसदों के बीच अफरा तफरी की ये तस्वीरें सर्बिया संसद की है, जहां पर सत्ता और विपक्ष के बीच बहुत जबरदस्त बवाल देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने संसद में स्मोक बम फेंक दिए और उसके बाद क्या स्थिति, क्या हालात बने, ये आपके सामने तस्वीरें। और वहां मौजूद सांसद में से किसी ने ये अपने फोन से रिकॉर्ड की हुई तस्वीरें देखी हैं और भेजी। और ये देखिए सर्बिया की संसद में कैसे विपक्षी सांसदों के जरिए स्मोक बम फेंका गया है और वहां पर हूटिंग की आवाज भी आपको साफ नजर आ रही है। इस बीच काफी अफरा तफरी का मंजर बरकरार रहा। और इस वक्त हम सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी मनीष झा इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मनीष, आखिर विपक्षी सांसदों को स्मोक बम का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? क्या हुआ सर्बिया की संसद में? सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों एक ट्रेन एक्सीडेंट के बाद से लगातार सर्बिया में आंदोलनों का दौर जारी था और छात्रों के आंदोलन के बाद जब संसद की कार्रवाई चल रही थी और मुख्य तौर पर आज जो एजेंडा था यूनिवर्सिटी की फंडिंग को बढ़ाने का, जो कि छात्रों की मांग थी, लेकिन इस बीच में अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए पार्लियामेंट में विपक्षी सांसदों की तरफ से जो स्मोक बम चलाए गए, टीयर गैस चलाए गए, उसकी वजह से संसद की स्पीकर के मुताबिक कई ऐसे सांसद हैं जो इसकी वजह से जख्मी हुए हैं या बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं टीयर गैस से और स्मोक बम से। और जाहिर है कि सरकार और विपक्ष के बीच अब तनाव और अधिक बढ़ रहा है। लगातार प्रधानमंत्री के इस्तीफे से लेकर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विपक्षी दलों को लगातार सपोर्ट पश्चिमी देशों का हासिल है और वो इस विरोध प्रदर्शन के जरिए इस सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार को गद्दी से हटाने के लिए दबाव दिया जा रहा है और इसी कड़ी में संसद के सत्र के दरमियान इस तरह से स्मोक बम और टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। कितनी देर तक ये सब चलता रहा? देखिए, जो साफ तौर पर विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक इस घटना में 15-20 मिनट ऐसे पीरियड थे जब संसद की बिल्डिंग के भीतर काफी मात्रा में टीयर गैस और स्मोक बम से उत्पन्न हुआ धुआं था और जिसकी वजह से सफोकेशन की स्थिति आई। कई सांसद इससे प्रभावित हुए और हालांकि जो संसद के स्पीकर का कहना यह है कि एक या दो सांसद ऐसे हैं जिनकी स्थिति थोड़ी गंभीर है, लेकिन कोई जानो माल का नुकसान नहीं हुआ। छात्रों के प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए विपक्षियों ने इस तरह से स्मोक बम फेंके हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने। सर्बिया की संसद में स्मोक बम और धुएं के गुबार से ये संसद का पूरा परिसर भरा हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी सांसदों ने फेंका स्मोक बम और उसके बाद बहुत देर तक अफरा तफरी बनी हुई संसद भवन में। ये देखे, वहां पर मौजूद किसी सांसद ने ही ये वीडियो बनाया है और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये सर्बिया के संसद के विजुअल्स वायरल हो रहे हैं। स्मोक बम से सर्बियाई संसद में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जब संसद में विपक्षी दलों ने स्मोक बम फेंका तब सत्ता पक्ष बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। थोड़ी देर तक तो समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। मनीष, शुक्रिया आपका जानकारी के। और अब खबर बिहार से। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव पर भड़के सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी से कहा कि तुम्हारे पिता को हमने बनाया है। तेजस्वी से कहा, तुम बच्चे हो, तुमको कुछ नहीं पता। इसके अलावा तुम 2 बार गड़बड़ किए तो तुमको भी हम हटाए हैं, ये भी नीतीश कुमार ने कहा। देखिए, आरजेडी राज में सिर्फ जाति धर्म का झगड़ा, ये भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से कहा। अभी मेरे साथ थे तक कहाँ कोई बात था। आप लोगों का कोई काम था, जो काम था मेरा था, ये आपका काम था।
अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे हरा दिया और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया। और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब के लिए साथ रहेंगे। अब कुछ नहीं है। कौन काम किया था ये? बैठ, फालतू बात है। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। नीतीश कुमार ने जब विधानसभा में ये सब कहा, उससे पहले तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी में भी जबरदस्त बहस हुई थी। बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी वर्सेस तेजस्वी यादव देखने को मिला। नीतीश को अपशब्द बोलने पर जबरदस्त हंगामा हुआ। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी के पिता के बयान का हवाला दिया। सम्राट चौधरी ने भी लालू पर इसके बाद हमला कर दिया। सम्राट के बयान पर तेज प्रताप भी भड़क गए। विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद हैं। जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे सुनिए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। उसी समय हम मंत्री बना गए थे जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ। लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, सही नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। और बिहार विधानसभा के बाद अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीएम योगी का महाकुंभ पर बड़ा बयान। 45 दिन के महाकुंभ में आधी से ज्यादा आबादी आई, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। एक भी लूट या कोई दूसरी घटना नहीं घटी, ये भी कहा। जो लोग ना आ पाए उनके मन में कसक रह गई। महाकुंभ के आयोजन ने भारत की छाप दुनिया पर छोड़ी, ये कहा विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने। 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पूज्य संत देश और दुनिया से प्रयागराज आए। 66 करोड़ में से आप मान के चलिए, पहले तो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधी आबादी तो महिलाओं की रही होगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं। और एक भी छेड़खानी की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। 66 करोड़ लोग आ जाएं और सुरक्षित वापस अपने घरों को चले जाएं और खुशी खुशी होकर के जाएं। जो लोग नहीं आ पाए उनके मन में एक कसक थी कि कुछ छूट गया, कुछ चूक हुई है। लेकिन जो आया, जिसने भी डुबकी लगाई,
आस्था की उस डुबकी में जो भी आया अभिभूत होकर के गया और अभिभूत होकर के नहीं गया। यह भारत की विरासत का एक ऐसा अनुपम उदाहरण है कि इसके बारे में हम लोग इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। और सीएम योगी ने विधानसभा में संभल का भी जिक्र किया और कहा कि वहां मंदिर में 56 साल बाद जलाभिषेक का कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी ने संभल के प्राचीन तीर्थों के जीर्णोद्धार की भी बात कही। जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था, अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं और उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। और संभल के शाही जामा मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में मस्जिद को विवादित ढांचा लिखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल शाही जामा मस्जिद केस में आज सुनवाई चल रही थी। इस दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने हाईकोर्ट से ऑर्डर में मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाने का अनुरोध किया, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अब संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई और सफाई की मांग को लेकर दायर अर्जी पर हाईकोर्ट में 10 मार्च को सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में रंगाई पुताई और सफाई करने की मांग की है और एएसआई की उस रिपोर्ट का विरोध भी किया है, जिसमें एएसआई ने कहा था कि मस्जिद में फिलहाल रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। एएसआई ने मस्जिद में सिर्फ सफाई कराने की बात कही थी। इस बार हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया था। इस बीच दीपा सराय इलाके में पुलिस की पक्की चौकी बनाई जा रही है, जो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। इस इलाके में संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साटा और कई आतंकी संगठनों से जुड़े आरोपियों के घर है। AQIS का चीफ असीम उमर भी दीपा सराय का ही रहने वाला था, जो 2019 में अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था। फरीदाबाद के पाली से पकड़ा गया आतंकी अब्दुल रहमान अयोध्या में राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमले की साजिश रच रहा था। इस मामले में अब कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। राम मंदिर उड़ाने की साजिश पर कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब तफ्तीश में संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान से जुड़ी एक और परत खुली है। पेन ड्राइव में हमले का ब्लूप्रिंट बरामद किया गया है। इस पेन ड्राइव में पूरे हमले की साजिश का प्लान बनाया गया था। तो आतंकी अब्दुल रहमान दिन भर हैंड ग्रेनेड लेकर घूमता था, बस बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के इंतजार में था। आतंकी अब्दुल रहमान 10 महीने पहले ही ISI के ISKP मॉड्यूल से जुड़ा था। उसे ऑनलाइन वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग मिली थी। अब्दुल मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर बैठकर ट्रेनिंग लेता था। अब्दुल के मोबाइल में कई धार्मिक स्थलों के फोटो और वीडियो भी मिले हैं। अब्दुल 5 दिन पहले ही अपने घर से फरीदाबाद के लिए निकला था और फरीदाबाद में नाम बदल कर रह रहा था। वो दिल्ली में मरकज जाने के लिए कहकर निकला था। ये आतंकी सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ा लिखा है। अब्दुल ये सारा काम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर कर रहा था। हैंड ग्रेनेड भी ISI के हैंडलर ने ही दिए थे। अब्दुल फरीदाबाद में नाम बदलकर छुपा हुआ था। अब्दुल प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल कर रहा था और कई कट्टरपंथी संगठनों के संपर्क में था। और अब खबर महाराष्ट्र से। औरंगजेब की शान में कसीदे करने वाले अबू आजमी ने अब अपने बयानों पर यू टर्न ले लिया है और विवादित बयानों पर खेद भी जताया है। पूरी खबर दिखाते हैं आपको। मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। जी हाँ, ठीक सुना आपने। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि उनके बयानों का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया है।
इससे पहले अबू आजमी के बयान को लेकर थाने में दर्ज केस मरीन ड्राइव थाने में ट्रांसफर कर दिए गए, यानी अब दोनों मामलों की जांच मरीन ड्राइव पुलिस करेगी। वहीं आज महाराष्ट्र विधानसभा में भी अबू आजमी के औरंगजेब विवाद की गूंज सुनाई दी। धर्मवीर संभाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो वहीं विधानसभा के बाहर भी हाथों में बैनर लेके बीजेपी और शिवसेना शिंदे के विधायकों ने नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान का जमकर विरोध किया गया। और इधर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने टीवी9 से कहा कि भले ही अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन जांच जारी रहेगी। आजमी ने कल बयान दिया था औरंगजेब को लेकर, उन्होंने एक्स पोस्ट किया है कि वो अपने बयान को पीछे लेते हैं। ये बयान को पीछे लेते हैं तो बयान करना ही क्यों है? माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, ये हमारे लिए आराध्य दैवत है और उनके बारे में, औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब का उदात्तीकरण करना है, ये हमारा इंसल्ट है हमारे दोनों राजाओं का। तो जिन्होंने ये देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनका जो शत्रु था, उनका जो एनिमी था, उसके बारे में उसका उदात्तीकरण करना, प्रशासन में वो अच्छा काम कर रहा था ये बोलना, ये बुरी बात है और हमने उसका निषेध किया है और हमने ये मांग की है कि उनको यहाँ से विधानसभा से निलंबित किया जाए। दोनों सदनों में आज हंगामा हुआ औरंगजेब के मुद्दे को लेकर, क्या क्या रहा दोनों सदनों में? महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो वहाँ अपना स्पीच दिया, वहाँ अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने सब बताया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनके बारे में हर एक को आदर है, हर एक, वो हमारा दैवत है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा है कि औरंगजेब सिर्फ इस्लाम बढ़ाने के लिए अभियान चलाता था। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि भारत में जन्मे औरंगजेब के खिलाफ अपशब्द बोलना गलत है। औरंगजेब ये मुसलमान और इस्लाम फैलाने वाला राजा था। कोई सेक्युलर नाम का चीज ये बाद में गंदगी कांग्रेस लेके आई है ये देश में। जो शब्द सेक्युलर है ना, उसको जन्म ही कांग्रेस, पैदा ही कांग्रेस ने किया है। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो संविधान था, उसमें भी जो ओरिजिनल जो ड्राफ्ट था, उसके अंदर सेक्युलर शब्द ही नहीं है। ये बाद में कांग्रेस ने लेके आया वो शब्द है। और जो औरंगजेब नाम का जो कोई राजा था ना, वो सिर्फ इस्लाम को बढ़ाने के लिए वो उधर राज्य करता था। सेक्युलर क्या, उसने क्यों हिंदुओं को कितना मारा, मंदिरों क्यों तोड़ी उन्होंने, उसने। तो फिर सब लोग यहीं पैदा हुए, यही जन्म लिया उन्होंने और इसी धरती में उनकी कब्र भी है। यहीं वो अपने आखिरी सांस उन्होंने यहीं लिया है। तो उनके बारे में इस तरह के अपशब्द बात कहना उचित नहीं है। अजमेर के विजयनगर ब्लैकमेल कांड में एक और एक्शन हुआ है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद नगर पालिका ने कब्रिस्तान के 2 गेट में से एक को सील कर दिया है। ध्वज आर्या की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे आप कब्रिस्तान देख सकते हैं, ये विजयनगर का कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में जो एक गेट था, इसको सील कर दिया गया है नगर पालिका की तरफ से। 2 गेट इस कब्रिस्तान के बताए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसको जो है सील कर दिया गया है, ये गेट बंद कर दिया गया है क्योंकि हिंदू संगठन और जो हिंदू संगठन थे वो उन्होंने यहाँ पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये जो गेट है वो हिंदू कॉलोनी की तरफ खुलता है, इसलिए इस गेट की आवश्यकता नहीं है और इस गेट को बंद कर दिया जाए। ये जो घटनाक्रम हुआ था, जो नाबालिग लड़कियों के साथ में जो उनके साथ में देह शोषण हुआ था और उसके बाद में जो है धर्मांतरण का दबाव बनाया गया था उनके ऊपर, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक जो है 13 अरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें 3 नाबालिग हैं। ये जो कब्रिस्तान है, ये जो कब्रिस्तान आपको देख सकते हैं, ये जो सील लगा हुआ गेट है, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस घटना के बाद में जो एक बड़ा विरोध हो रहा है, हिंदू संगठनों के द्वारा एक बड़ा विरोध हो रहा है, तो इसके तहत जो अवैध जो भी अतिक्रमण हैं वो तोड़े जा रहे हैं और उसके साथ साथ में अवैध अतिक्रमणों को नोटिस दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मीर सैफुल्लाह के जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों के विकास की तुलना पीओके से किए जाने को लेकर यह बवाल हुआ, जिसका बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। मीर सैफुल्लाह के बयान पर सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा। बीजेपी का आरोप है कि सैफुल्लाह ने भारतीय इलाके के विकास की तुलना पीओके से की और उसे बेहतर बताया।
हालांकि अपने विधायक के बयान पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने सदन में सफाई दी। सरहद के उस तरफ बहुत तरक्की नहीं की गई, कराई गई, लेकिन सरहद से थोड़ा सा अंदर आके देखें तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारा दिखावे के लिए जो है सरहद के आसपास किया और अपने बलबूते पे नहीं किया। जो भी वहां हुआ है वो चीन की मेहरबानी। मीर सैफुल्लाह ने भी सदन से बाहर कहा कि उन्होंने अपने मुल्क के विकास की तुलना किसी दूसरे देश से नहीं की। ऐसा क्या हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई जो एक्सपेक्ट करनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं हुई। कहा जा रहा है कि आपका एक बयान है जिसमें आपने साफ तौर पे POJK को कंपैरिजन किया अपने इलाके से। कहीं भी मैंने एक्सपेरिजन नहीं किया, कंपैरिजन मैंने कहीं पे नहीं किया, मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया, कोई कंपैरिजन है ही नहीं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। WTC बिल्डर और भूटानी ग्रुप से जुड़ी कई जगहों पर हुई रेड्स में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली NCR के करीब 12 इलाकों में ED ने रेड की थी, जिसके बाद भूटानी ग्रुप ने सफाई भी देखी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। रियल्टी फर्म WTC ग्रुप और भूटानी ग्रुप से जुड़ी कई जगहों पर ED की रेड के बाद हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान हुई है। ED की इस रेड से अब चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ED का कहना है कि छापेमारी से पता चलता है कि प्रमोटरों ने निवेशकों से 3500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जुटाई, लेकिन उनसे जो वादे किए गए वो डिलीवर नहीं हुए, यानी उन्हें प्लॉट नहीं दिए गए। प्रमोटर्स ने निवेशकों के पैसे सिंगापुर और अमेरिका में निवेश कर दिए, यानी करीब 200 करोड़ रुपए व्यक्तिगत संपत्ति खरीदने में खर्च किए गए और आय का गबन कर लिया। अब ED ने एक्शन लिया है और कई संपत्ति के दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं, जिन्हें ED ने जब्त कर लिया है और आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। ED ने फर्जीवाड़े, मनी लॉन्ड्रिंग और निवेशकों के पैसों की हेराफेरी से जुड़े लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और अन्य डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं। वहीं भूटानी ग्रुप ने अपने बचाव में कहा है कि उसने फरवरी की शुरुआत में WTC समूह के साथ सभी संबंध तोड़ लिए हैं और ED की जांच में भूटानी ग्रुप पूरा सहयोग कर रहा है। कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि उनका WTC से कोई फाइनेंशियल और ऑपरेशनल संबंध नहीं है, जिसमें जमीन और संपत्ति शामिल है। इसके अलावा किसी भी तरह का आरोप पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। पंजाब सरकार सीमा पार ड्रोन से होने वाली ड्रग तस्करी को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लाएगी। इसके लिए कई एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनियों ने ट्रायल में हिस्सा लिया। पाकिस्तान से लगातार जो ड्रोन पंजाब की सीमा में आते हैं, हथियार और ड्रग्स लेकर आते हैं, उनके खिलाफ अब पंजाब सरकार काफ़ी सख्त होने जा रही है। पंजाब सरकार के द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम का टेस्ट किया जा रहा है, बाकायदा ट्रायल किए जा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए पंजाब सरकार के जो मंत्री हैं हरपाल चीमा, उनके साथ अमन अरोड़ा, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनको यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के जो अधिकारी हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि एंटी ड्रोन सिस्टम किस तरह से काम करेगा। अगर पंजाब की सीमा में पाकिस्तान से जो ड्रोन एंटर होते हैं तो उसको कैसे रोका जाएगा। DGP पंजाब गौरव यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ब्रीफिंग दी जा रही है। ये सीधे तौर पे जो ट्रायल है वो चल रहा है। पंजाब सरकार को अलग अलग कंपनियों के द्वारा डेमो दिया जा रहा है, जिसके बाद पंजाब सरकार एंटी ड्रोन सिस्टम को फाइनलाइज करेगी और जो पाकिस्तान की सीमा से सटे ज़िले हैं वहाँ पर पंजाब पुलिस के पास ये आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम पहुँचेगा, जिससे अगर पाकिस्तान से कोई भी ड्रोन, हथियार या ड्रग्स लेकर पंजाब की सीमा में दाखिल होता है तो उसे आसानी से नीचे गिराया जा सकेगा। और एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता को लेकर पुतिन तैयार हो गए हैं। एक बहुत बड़ी खबर, ट्रंप ने पुतिन से ईरान को लेकर मध्यस्थता के लिए कहा था। ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब पुतिन मध्यस्थता का काम करेंगे। देखिए, एक समय जो दुश्मन थे एक दूसरे के, अब वो कैसे करीब आ रहे हैं, इसकी एक और बहुत बड़ी वानगी इस खबर से मिलती है। हमारे साथ सुमित, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, ये क्या मामला है? देखिए, बिल्कुल अमेरिका चाहता है कि रूस लगातार ईरान से बातचीत करे और कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और की जब बातचीत हुई थी व्लादिमीर पुतिन से, इसका जिक्र किया गया था, लेकिन अब इसको लेकर काम भी तेजी से हो रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि कल खुद इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो मॉस्को पहुंचे थे। इसके अलावा रशिया ने जो खासतौर पर इजराइल के PM को इन्वाइट भी किया था विक्ट्री डे परेड के अंदर और कहा यह जा रहा था कि इजराइल की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भी जाएंगे। तो ये तय है कि अब लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर भी रूस की इन्वॉल्वमेंट चाहता है, खासतौर पर अमेरिका, और अमेरिका ये भी चाहता है। सुमित, किस तरह की मध्यस्थता? क्या अमेरिका और ईरान जिस तरह से जिस मोड़ पर है दुश्मनी के, क्या
ईरान परमाणु कार्यक्रम रोके, इस तरह की मध्यस्थता करेंगे? पुतिन का रोल क्या होगा? देखिए, अभी गौरव हो क्या रहा है कि लगातार अमेरिका और इजराइल प्रेशर डाल रहे हैं ईरान पर कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोक दे, उसको कंट्रोल कर दे, लेकिन दोनों ही तरफ से, या फिर आप कह सकते हैं इस प्रेशर को माना नहीं जा रहा। लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को रूस की मदद से रोका जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके और ईरान को उसकी लीडरशिप को इस बात के लिए मनाया जा सके। ओके, बहुत शुक्रिया सुमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।